नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। हमने आपके लिए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। हमारे नए प्रोग्राम का नाम है पीटी स्पेशल, जिसमें मुख्य तौर पर पिछले साल यानी साल 2022 में पीटी के लिहाज से, प्रीलिम्स के लिहाज से जो ज़रूरी घटनाएं रही हैं, जो ज़रूरी खबरें रही हैं, उन खबरों को एक बार रिवाइज करने की कोशिश की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर पॉलिटी सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जून महीने की खबरों पर बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी पहली खबर देखते हैं, हमारी पहली न्यूज़ देखते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि साल 2022 में हमने अपनी 15वीं राष्ट्रपति का चुनाव किया, 15वीं राष्ट्रपति का चयन किया, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी खबर थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, पूरे प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को जानने की कोशिश करें, प्रक्रिया की पर बात करें तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को आयोजित करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। और इस पूरे चुनाव को आयोजित करने में एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और इसी निर्वाचक मंडल के माध्यम से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल में मुख्य तौर पर जो तमाम निर्वाचित सांसद हैं, इसके अलावा जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, वो शामिल होते हैं। यानी वो लोग इस पूरी प्रक्रिया में मतदान करते हैं और राष्ट्रपति का चयन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस चुनाव पर बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होती है सबसे पहले नामांकन चरण के माध्यम से। किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले उस व्यक्ति को अपना नामांकन कराना होगा और नामांकन कराने के लिए ये जरूरी है कि उस व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची मौजूद हो, उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं जो कि इस बात का सिंबल है, इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कम से कम 100 लोग उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। और ये जो प्रस्तावक और समर्थक हैं, ये प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रीय स्तर से भी हो सकते हैं और राज्य मंडल से भी हो सकते हैं, यानी सांसद भी हो सकते हैं और विधायक भी हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो चुनाव मुख्य तौर पर एकल हस्तांतरणीय वोट पर आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के आधार पर होता है। यानी इसमें सभी राज्यों का एक उनकी जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन तय किया जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, इसकी प्रणाली पर बात करते हैं। तो भारत में जो भी लोग मतदान करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो भी सांसद मतदान करते हैं, जो भी विधायक मतदान करते हैं, प्रत्येक सांसद और विधायक के वोट की जो गणना है वो एक वोट के तौर पर नहीं की जाती, बल्कि उनके जो वोट का मूल्य है वो अलग अलग आधार पर तय होता है। उदाहरण के लिए राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं, उनके वोट का मूल्य जो है वो 700 निश्चित किया गया है। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था तो ये जो वोट का मूल्य था वो 708 था, लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद वोट का जो मूल्य है वो 700 तय कर दिया गया है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसके अलावा भारत में जो विधायकों के वोट का मूल्य है, उन विधायकों के वोट का मूल्य प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, यानी यदि आप किसी राज्य के विधायकों के वोट का मूल्य तय करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला उपयोग करना होगा। फॉर्मूले में मुख्य तौर पर सबसे पहले आपको उस राज्य की जनसंख्या लेनी होती है, उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, और पॉपुलेशन निर्धारित करने के बाद आपको उसकी पॉपुलेशन को नंबर ऑफ एमएलएज यानी विधायकों की संख्या से डिवाइड करना होता है। और इसके बाद आप उस पूरे जो भी निकल कर आता है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और इस डिवीजन के बाद, इसके बाद, इस पूरी कैलकुलेशन के बाद आपको उस राज्य के विधायक के वोट का मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मूल्य, जो वोट का मूल्य है, वो सबसे ज़्यादा होता है, 208 होता है। इसके अलावा क्योंकि सिक्किम में जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कम है, तो ऐसे में सिक्किम के विधायकों की जो वोट का मूल्य है वो मात्र 7 होता है। तो सबसे ज़्यादा वोट का मूल्य उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम वोट का मूल्य सिक्किम में है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जीत का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, पूरी प्रणाली क्या होती है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले वोटिंग को समझते हैं कि वोटिंग किस तरह से होती है।
तो जो भी लोग इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम सांसदों को, उन तमाम विधायकों को एक बैलेट पेपर दिया जाता है, एक मतपत्र दिया जाता है जिसपे सभी उम्मीदवारों की सूची, सभी उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद होती है। तो जो भी तमाम मतदाता हैं, प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों को रैंक करना होता है, उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के हिसाब से रैंक करना होता है कि वो किसे चाहते हैं। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति उम्मीदवार हैं और आपको मतदान करना है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले बताना होगा कि आप किस व्यक्ति को पहले नंबर पर राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे और किस व्यक्ति को आप दूसरी रैंक देते हैं। तो इसी आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होता है। अब वोटिंग की गणना की बात करते हैं और विजेता का निर्धारण किस तरह से होता है, उसको समझते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग की जो कैलकुलेशन होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में जीत का जो निर्धारण होता है, वो जीत का निर्धारण बहुमत के आधार पर नहीं किया जाता। बहुमत के आधार पर जीत बिल्कुल भी तय नहीं होती है, बल्कि इस पूरे चुनाव में जीत के लिए एक विशिष्ट कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। क्या है वो कोटा? तो कोटा है कि जो उस पूरे चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं, उन वोटों का 50% और उसके अलावा +1। तो यदि कोई भी उम्मीदवार ये कोटा प्राप्त कर लेता है, ये आंकड़ा प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के तौर पर जीता हुआ माना जाता है, उस व्यक्ति का राष्ट्रपति के तौर पर चयन हो जाता है। तो ये तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय को लेकर साल 2018 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था। तो सवाल को भी रिवाइज कर लेते हैं। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन थे कि पहला कथन है, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। हमारा दूसरा कथन था कि लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो आपको बताना था कि इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। तो जाहिर तौर पर हम इसको एक नज़र में देखकर ही समझ सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है, यानी कथन ए सही है, एक सही है और कथन 2 गलत है। तो हमने पहले भी बात की कि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो विधायक के वोट का मूल्य है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। इसके अलावा दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही बात की कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसदों का मूल्य एक समान होता है, दोनों के सांसदों के वोट का जो मूल्य होता है वो एक समान होता है। वर्तमान में ये 700 है। तो जाहिर तौर पर ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाता है। अब अपने अगले विषय पर बात करते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर आधार कार्ड को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों से जुड़ी हुई है। लेकिन इस खबर का एक बैकग्राउंड भी है। इस पूरी खबर की शुरुआत होती है मई 2022 से, जब आधार कार्ड को नियंत्रित करने वाली संस्था यानी UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक बेंगलुरु कार्यालय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाती है। इस एडवाइजरी के तहत मुख्य तौर पर आधार कार्ड के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए, उसके मिसयूज की संभावना को देखते हुए लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो किसी भी निजी संस्थान के साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को बिल्कुल भी साझा ना करें। इसके अलावा इसी एडवाइजरी में ये भी कहा गया था, लोगों को ये सुझाव दिया गया था कि लोगों को अपने मास्क्ड आधार कार्ड का उपयोग करना चाहिए। मास्क्ड आधार कार्ड क्या है? तो ये आधार कार्ड एक डुप्लीकेट आधार कार्ड होता है जिसमें आपके आधार नंबर की अंतिम जो 4 संख्याएं हैं वो 4 संख्याएं मौजूद होती हैं। तो ऐसे में इस मास्क्ड आधार कार्ड के जरिए आपके असली आधार कार्ड को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको उपयोग करने की सुझाव दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये पूरी एडवाइजरी लोगों के बीच पहुंची तो जानकारों द्वारा इस पूरी एडवाइजरी को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। सवाल ये थे कि क्या सरकार लोगों के आधार डेटा को प्रोटेक्ट करने में, उसको सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है? क्या सरकार इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है कि लोगों के डेटा को सुरक्षित रखा जा सके? और इन्हीं तमाम सवालों को देखते हुए अंततः इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस पूरी एडवाइजरी को वापस ले लिया गया। मंत्रालय का कहना था, जब मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की तो उसका कहना था कि लोगों द्वारा इस एडवाइजरी की गलत व्याख्या की जा रही है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए और आधार कार्ड का उपयोग करते समय अपने विवेक, अपने जो उनकी विवेकशीलता है उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार ने, मंत्रालय ने अपनी नोटिफिकेशन में ये भी कहा था कि सरकार और UIDAI
द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, यानी आधार कार्ड के डेटा को सुरक्षित करने के बहुत ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं और इस तरह से इसके दुरुपयोग की कोई विशेष संभावना मौजूद नहीं है। ऐसे में लोगों को डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इस पूरी एडवाइजरी की बात हुई। इसके अलावा साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय को लेकर एक बहुत 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 बेहतरीन डिसीजन दिया था। हमारे लिए उस डिसीजन को जान लेना भी ज़रूरी हो जाता है। ये जो डिसीजन था, इस पूरे डिसीजन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम 2016 की जो सेक्शन 57 था, उसको रद्द कर दिया गया था। अब ये जो सेक्शन 57 था, इसमें भारत के निजी संस्थानों को आधार डेटा को एकत्र करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये पूरा एक्ट सामने आया तो कई लोगों ने ये चिंताएं जाहिर की कि इस पूरे एक्ट की वजह से निजी संस्थाओं द्वारा लोगों के आधार डेटा का गलत उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे में उनकी गोपनीयता पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। उनकी जो प्राइवेसी थी, उस प्राइवेसी का हनन हो सकता था, प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता था और इसी को ध्यान में रखते हुए अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे सेक्शन को रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बाद, इस पूरे डिसीजन के बाद सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस का नाम था आधार और अन्य कानून संशोधन ऑर्डिनेंस 2019। इस पूरे ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार द्वारा भारत की सरकारी और निजी बैंकों, इसके अलावा जो दूरसंचार ऑपरेटर्स थे, उन लोगों को ये अनुमति दी गई कि वो अपने ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए, पहचान को स्थापित करने के लिए उनके आधार कार्ड के डेटा का उपयोग कर सकते हैं, आधार कार्ड के डेटा को एकत्र कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इस पूरे विषय की। इसके अलावा साल 2022 के जून महीने में आधार कार्ड का विषय 2 अन्य मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। उनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहला विषय ये था कि सरकार द्वारा ये एडवाइजरी दी गई थी कि यदि आधार कार्ड बनाए हुए आपके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आपको अपने आधार दस्तावेज़ों और सूचनाओं को एक बार अपडेट करा लेना चाहिए। तो ऐसा सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था। क्यों? क्योंकि ताकि इसके माध्यम से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी, यानी सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी, जो कि भारत में जो हमारी पहचान को लेकर, जहां पर हमारे आधार कार्ड के डेटा को एकत्र किया जाता है, उसकी निरंतरता को बनाए रखा जा सके, वहां पर नवीन सूचनाओं को बनाए रखा जा सके। तो ये तो पहला निर्देश था। दूसरा निर्देश हमें UIDAI की ओर से देखने को मिला था, जिसने ये स्पष्ट किया था कि भारत में फॉरेंसिक जांच के लिए बायोमेट्रिक, यानी आधार बनाते समय जो हम बायोमेट्रिक डेटा देते हैं, उस बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता और इस बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग केवल आधार कार्ड बनाते समय या फिर दूसरे अन्य कामों में पहचान स्थापित करने के लिए, पहचान सत्यापित करने के लिए ही किया जा सकता है। तो ये तो आधार कार्ड से जुड़ी खबरों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में आधार को नियंत्रित करने की एक नोडल एजेंसी है, इसकी बात करते हैं। तो इस एजेंसी को मुख्य तौर पर साल 2016 में सरकार द्वारा आधार एक्ट 2016 के जरिए गठित किया गया था और वर्तमान समय में ये पूरी एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। काम क्या है इस पूरी एजेंसी का? तो इस पूरी एजेंसी का काम है कि भारत के सभी नागरिकों को एक यूनिक और सिक्योर पहचान प्रदान की जाए और इस काम को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्था भारत के सभी नागरिकों को 12 अंकों की एक यूनिक नंबर देता है, 12 अंकों का एक यूनिक नंबर प्रदान करता है और इसी नंबर को हम आधार नंबर के तौर पर जानते हैं। तो जाहिर तौर पर ये अथॉरिटी भारत में आधार कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय को लेकर यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था 2018 में, उस सवाल पर बात कर लेते हैं। तो हमारा सवाल था कि हमें इन कथनों पर विचार करना था। हमारा पहला कथन था कि आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास, यानी डोमिसाइल के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। हमारा दूसरा कथन था कि एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकरण, यानी UIDAI द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है। हमें बताना था कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। ये दोनों ही कथन पूरी तरह से गलत हैं। पहला कथन है कि इसको डोमिसाइल के प्रमाण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन असल मामला ये है कि हम आधार कार्ड को डोमिसाइल के प्रमाण के तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप एक निश्चित अवधि तक आधार कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं तो UIDAI के पास ये शक्ति प्राप्त है
कि वो आपके आधार नंबर को इनएक्टिव कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलकर हम इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 पर बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो अगली खबर है इस पूरे विषय से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जून 2022 में पंजाब में एक सिंगर की हत्या कर दी गई, और इस पूरी हत्या के बाद भारत में, इसके अलावा पंजाब में जो गन कल्चर है, वो गन कल्चर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। अब भारत में गन और गोला बारूद को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 1959 में इंडियन आर्म्स एक्ट को लागू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और इस एक्ट के प्रावधानों की बात करते हैं। तो इस एक्ट में सबसे पहले ये तय किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में बंदूक या गोला बारूद तब तक अपने पास नहीं रख सकता है जब तक उस व्यक्ति के पास इस पूरे विषय से जुड़े बंदूक और गोला बारूद से जुड़ा कोई लाइसेंस मौजूद नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति को अधिकतम 2 लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति है, यानी वो व्यक्ति अधिकतम 2 बंदूकें रख सकता है। इसके अलावा इसी एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि भारत में केवल गन डीलर्स, यानी जो गन के मामले में डील करते हैं, जो गन को बेचते या खरीदते हैं, इसके अलावा मान्यता प्राप्त राइफल एसोसिएशंस के ही पास ये अधिकार है कि वो 2 से ज़्यादा बंदूकें रख सकते हैं। इसके अलावा भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं या फिर जो प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, जो 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 खेल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को 12 राइफल्स रखने की अनुमति है। तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए 12 राइफल्स रख सकते हैं। इसके अलावा जो जूनियर लोग हैं, जो जूनियर निशानेबाज हैं या फिर जो आकांक्षी निशानेबाज हैं, उन लोगों को अधिकार है कि वो अतिरिक्त 2 बंदूकें रख सकते हैं, यानी वो समग्र तौर पर 4 बंदूकें रख सकते हैं। 2 बंदूकें तो वो लाइसेंस से ले सकते हैं, और 2 बंदूकें वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वो निशानेबाज हैं, उन्हें प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो प्रावधान हुए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बंदूक का नाम, उसकी संख्या या कोई दूसरी पहचान हटाने की कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं है, और अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपको इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा इसी एक्ट में ये भी निर्धारित किया गया है कि भारत में किन लोगों को बंदूक के विषय में लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति हिंसा या फिर नैतिक अपराध का आरोपी है और उसकी सज़ा समाप्ति के 5 वर्ष अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो उस व्यक्ति को भारत में लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 21 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को भी लाइसेंस नहीं दिया जाता, और साथ ही किसी मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को भी लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ज़मानत पर बाहर आया है, पहले जेल में था और बाद में ज़मानत लेकर बाहर आया है, तो उस व्यक्ति को भी बंदूक के विषय में लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंस से जुड़े प्रावधानों की बात करें तो भारत में लाइसेंस जारी करने का जो अधिकार है वो एक सक्षम प्राधिकरण को ही प्राप्त है, सरकार द्वारा डिजिग्नेट किया जाता है, और वही जो अथॉरिटी है वो भारत में बंदूक के विषय में लाइसेंस जारी कर सकती है। इसके अलावा लाइसेंस की जो वैधता अवधि होती है वो 5 वर्ष तक की होती है, और हर 5 वर्ष बाद यदि आप लाइसेंस रखना चाहते हैं तो लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आपको एक नई एप्लीकेशन देनी पड़ती है। इसके अलावा यदि आप लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं और उस अथॉरिटी द्वारा आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाता है, तो उस अथॉरिटी के लिए अनिवार्य है कि वो अथॉरिटी लिखित तौर पर आपको कारण से सूचित कराए कि आपको किस वजह से लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा प्रावधान ये भी है कि सरकार अशांत क्षेत्रों में बंदूक और लाइसेंस पर रोक लगा सकती है। अशांत क्षेत्र जहां पर पहले से बहुत ज़्यादा वायलेंस है, पहले से युद्ध चल रहा है, जैसे कि जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, या फिर जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं जहां पर हमें आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिल रहा है, उन क्षेत्रों में सरकार मुख्य तौर पर बंदूक और लाइसेंस पर रोक लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े और प्रावधानों की बात करें कि सज़ा क्या मिलती है। सज़ा की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति इस पूरे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या फिर बंदूक या गोला बारूद का निर्माण करता है, या उसका परिवहन करता है, या फिर प्रतिबंधित हथियार अपने पास रखता है, या उस हथियार को बेचता है, तो उस व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई वो व्यक्ति जो है वो गिरोह के साथ काम कर रहा है, किसी समूह के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की या फिर उम्र कैद तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो ये तो इस पूरे एक्ट से जुड़े प्रावधानों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर को देखते हैं। हमारी अगली जो खबर है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर है, यानी अदालत की अवमानना से जुड़ी हुई है।
अब इस पूरी खबर को समझने से पहले हमारे लिए इस खबर की पृष्ठभूमि को जान लेना भी ज़रूरी है, यानी इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो खबर ये है कि बीते दिनों तेलंगाना हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच ने तेलंगाना के 4 पुलिस अधिकारियों को 4 हफ्ते की सज़ा सुनाई थी, और ये जो सज़ा थी वो मुख्य तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर सुनाई गई थी। हालाँकि बाद में एक बड़ी बेंच ने इस सज़ा को रद्द कर दिया था। दरअसल इन 4 पुलिस अधिकारियों पर अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, उन गाइडलाइंस के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। अब क्या गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस की बात करें तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज या फिर उत्पीड़न के मामले में आरोपी जो आरोपी व्यक्ति है, उस आरोपी व्यक्ति के अधिकारों को लेकर बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में अपना डिसीजन दिया था, और इस डिसीजन में पुलिस अधिकारियों को कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, कुछ निर्देश दिए गए थे। गाइडलाइंस ये थी कि यदि अपराध में सज़ा की जो अवधि है, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है दहेज या उत्पीड़न से जुड़ा हुआ, और उसमें सज़ा की जो अवधि है वो 7 वर्ष से कम है, तो पुलिस अधिकारियों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य है। तो ऐसे में क्योंकि तेलंगाना के इन 4 पुलिस अधिकारियों ने नोटिस नहीं दिया था, इसी को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच द्वारा इन 4 पुलिस अधिकारियों को सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सज़ा को रद्द कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना की बात करते हैं। तो अदालत की जो अवमानना का प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत की अवमानना का प्रावधान हमें अनुच्छेद 129 में देखने को मिलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद 215 में भी इससे जुड़ा प्रावधान है, जो कि हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये दोनों जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को पावर देता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस पूरे विषय को लेकर न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 भी जारी किया गया था, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करने की और इसकी सजा को निर्धारित करने की कोशिश की गई थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, अवमानना की बात करें, तो अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा या उसके अधिकारों का अनादर करना है, उसका सम्मान नहीं करना है। ऐसी स्थिति को हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। अब इस पूरे एक्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरी कैटेगरी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दोनों को डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होगा कि न्यायालय के निर्णय, उसकी डिक्री या फिर उसके किसी आदेश को ना मानना। तो यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश को नहीं मानता है तो उसको हम सिविल कंटेम्प्ट कहेंगे। इसके बाद बारी आती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति लिखित, मौखिक, चिन्हित या फिर चित्रित रूप से न्यायालय का अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति को हम सिविल कंटेम्प्ट के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा सज़ा की बात करें कि कंटेम्प्ट में क्या सज़ा मिलती है, तो मुख्य तौर पर किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है, या फिर उस पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही तरह की सज़ा उसे दी जा सकती है। इसके अलावा कंटेम्प्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष शक्ति भी मौजूद है। शक्ति ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के अलावा जो उसके सबॉर्डिनेट न्यायालय हैं, जो सबॉर्डिनेट जो सिस्टम है, उन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेम्प्ट को भी सज़ा के दायरे में ला सकती है। उन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेम्प्ट में भी सज़ा सुना सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ये विशेष शक्ति प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले विषय पर बात करते हैं। हमारा अगला जो विषय है वो दल बदल विरोधी कानून को लेकर है, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर है। क्योंकि बीते साल हमें महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिला, जिसमें शिवसेना का विभाजन हो गया, और शिवसेना के विभाजन के बाद ही ये जो एंटी डिफेक्शन का विषय था ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। आप सबसे पहले डिफेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, दल बदल को जानने की कोशिश करते हैं। तो दल बदल का मतलब होता है कि यदि किसी एक राजनीतिक दल का कोई सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम दल बदल कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई पार्टी ए है जिसका कोई एक एमएलए, एमपी है या फिर एमएलए है, वो व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी बी में चला जाता है। अपनी सीट से चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम डिफेक्शन कहते हैं, हम दल बदल कहते हैं। और भारत में, इसके अलावा दुनिया भर के तमाम देशों में डिफेक्शन को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ माना जाता है, डेमोक्रेसी के खिलाफ माना जाता है। और इसी पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 1985 में
एंटी डिफेक्शन कानून को लागू किया गया था। ये जो कानून था, इस कानून को मुख्य तौर पर भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची के तौर पर शामिल किया गया और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। इस संशोधन का नाम था 52वां संविधान संशोधन और इस 52वें संविधान संशोधन के ज़रिए भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो कि मुख्य तौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी हुई है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये पूरा कानून भारत में संसद या फिर विधानसभा के सदस्यों को किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है और यदि किसी व्यक्ति पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है तो उस व्यक्ति की सदन की सदस्यता को भी समाप्त किया जा सकता है। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। तो इन प्रावधानों का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में डिफेक्शन को हतोत्साहित किया जा सके और लोगों को एक अपनी ही पार्टी में रहने के लिए जिम्मेदार किया जा सके, उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके ताकि एक स्थिर सरकार लाई जा सके, एक स्टेबल गवर्नमेंट स्थापित की जा सके। क्योंकि यदि बार-बार दल बदल होता रहेगा तो सरकार गिरती रहेगी, बार-बार चुनाव आयोजित होंगे और सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च झेलना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कानून को पारित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और अयोग्यता के आधारों की बात करते हैं कि अयोग्यता का आधार किस आधार पर तय होता है, किस आधार पर किसी व्यक्ति को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दंडित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो आधार है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलेंटियर तरीके से अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तब भी उस पर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करता है या फिर वोट से दूर रहता है, अब्सटेन कर लेता है, यानी व्हिप का पालन नहीं करता है, तो भी उस व्यक्ति पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। इसके अलावा यदि कोई जो निर्दलीय सदस्य है, यानी पहले वो व्यक्ति निर्दलीय लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। इसके अलावा चौथा जो आधार है वो नॉमिनेटेड मेंबर से जुड़ा हुआ है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 माह की अवधि के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। यानी नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उनके पास एक विंडो रहती है, यानी वो नॉमिनेशन के 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यदि वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तब जाकर उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। तो ये तो आधारों की बात हुई। इसके अलावा इस पूरे कानून में कुछ अपवादों की भी बात की गई है, कुछ एक्सेप्शंस की भी बात की गई है। एक्सेप्शन ये है कि यदि कोई जो लोग हैं, जो किसी दल के सदस्य हैं, वो सामूहिक दल परिवर्तन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और सामूहिक होने का क्या मतलब है? सामूहिक होने का मतलब है कि यदि किसी दल के 2/3 से ज़्यादा सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति को कानून के तहत विलय के तौर पर देखा जाएगा, ना कि विभाजन के तौर पर। और विलय को हमारे संविधान में मंजूरी दी गई है। तो जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे अपवाद को समझना। हमने अपवाद पर बात की। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल ये भी ज़रूरी है कि एंटी डिफेक्शन की स्थिति में जो अयोग्यता निर्धारित की जाती है, वो निर्धारण आखिर करता कौन है? तो भारत में अयोग्यता निर्धारण करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी मुख्य तौर पर सदन के सभापति या फिर अध्यक्ष, जैसे लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति स्पीकर, इसके अलावा उपसभापति और उपाध्यक्ष को दी गई है। अब इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के केस का नाम था किहोतो होलोहन बनाम जाचिलहू और अन्य। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय को लेकर अध्यक्ष की शक्तियों को लेकर बहुत विस्तृत व्याख्या दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि इस पूरी स्थिति में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष एक ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करता है और ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करने का मतलब है कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो सभी पक्षों को अपनी बात रखने की अनुमति दें। यानी जिस व्यक्ति को निकाला जा रहा है, जिसकी अयोग्यता का निर्धारण किया जा रहा है, और वो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन दोनों लोगों को अपनी बात रखने की शक्ति दी जानी चाहिए, अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये तो डिसीजन की बात हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये भी कहा था कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्णय है, वो निर्णय अंतिम नहीं होता, बल्कि उस निर्णय को आगे चलकर हम न्यायिक समीक्षा के अधीन भी ला सकते हैं, यानी उसको किसी कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। तो ये तो बात हुई कि दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी। अब आगे बढ़ते हैं और 2014 में यूपीएससी ने इस पूरे विषय को लेकर एक सवाल भी पूछा था। हमारा सवाल था कि भारत के संविधान की
निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें एंटी डिफेक्शन प्रावधान शामिल किए गए हैं, यानी दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। हमारे ऑप्शन थे, ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस पूरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हमने इस पर पहले भी बात की थी। आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली जो खबर है वो विदेशी स्नातकों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जो नियम निर्धारित किए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स से जुड़ी हुई है। दरअसल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो कि भारत में जो चिकित्सा की पढ़ाई है, जो मेडिकल की पढ़ाई है, उस पढ़ाई से जुड़े तमाम नियमों का निर्धारण करता है। इस आयोग ने भारत में विदेशी चिकित्सा छात्रों के लिए कुछ सख्त नियम निर्धारित किए गए हैं और इन्हीं नियमों के माध्यम से विदेश में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और इसी मूल्यांकन के बाद उन छात्रों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा नियम है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में उनका जो असेसमेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि यूक्रेन में भारत के बहुत सारे मेडिकल छात्र मौजूद हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ, तो इसके बाद वो मेडिकल स्टूडेंट भारत वापस आने लगे और भारत वापस आने के बाद जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करने की बात सोची, तो इसके बाद आयोग के जो नियम थे, जो कानून थे, जो प्रावधान थे, वो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गए। इस संबंध में आयोग के 2 प्रावधान बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। इसमें पहला प्रावधान है नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021। अब ये जो पूरा नियम है, ये जो पूरा प्रावधान है, ये प्रावधान मुख्य तौर पर बहुत सारे नियम तय करता है, बहुत सारी शर्तें निर्धारित करता है। पहली शर्त मसलन यही है कि किसी व्यक्ति को किसी विदेशी संस्थान में 54 महीनों तक मेडिकल का कोर्स करना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि उसी संस्थान में 12 महीने की इंटर्नशिप भी अनिवार्य है। इसके अलावा उस व्यक्ति को उस देश की रेगुलेटरी बॉडी में पंजीकृत होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए भारत में 12 महीने की सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप भी अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरा जो कानून है उसका नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन 2021। अब ये जो प्रावधान है, ये जो कानून है, ये कानून भारत में मुख्य तौर पर ये जो 12 महीने की सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप थी, इस इंटर्नशिप के लिए सख्त नियमों का निर्धारण करता है। तो अब ऐसे में जब यूक्रेन से ये विदेशी छात्र भारत में आए और इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस करने की सोची, तो ये जो आयोग के नियम थे, ये इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गए। तो ऐसे में इन छात्रों ने इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी। इन विद्यार्थियों का मानना था कि ये जो तमाम नियम हैं, ये स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 और तर्क दिए थे। इनका पहला तर्क ये था कि इन नियमों की वजह से संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघन होता है, जो कि भारत में पेशे के मौलिक अधिकार का निर्धारण करता है। तो इस अधिकार का उल्लंघन होता है, उन डॉक्टर्स के जो ऑक्यूपेशन का राइट है, उसका उल्लंघन होता है। इसके अलावा दूसरा तर्क ये था कि इसके माध्यम से अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होता है, यानी जनता के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि आयोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बनने नहीं दे रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर दोनों तर्कों को खारिज कर दिया और इन नियमों, इन कानूनों को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया कि भारत में जाहिर तौर पर चिकित्सकों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन चिकित्सकों की जो ज़रूरत है, हमें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकों की ज़रूरत है, हमें क्वालिटी डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और ये जो आयोग के नियम हैं, आयोग की जो प्रक्रिया है, वो यही क्वालिटी डॉक्टर्स की जांच करने का प्रावधान करती है। तो ऐसे में ये नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, बहुत महत्वपूर्ण पेशा है। तो जाहिर तौर पर हमें क्वालिटी डॉक्टर्स की ज़रूरत है और क्वालिटी डॉक्टर्स तब आएंगे जब वो एक बहुत सख्त नियम से गुजर कर आएंगे। तो यही वजह से, इसी वजह से इन नियमों को बरकरार रखा गया। तो ये तो बात हुई आयोग के नियमों की। अब आगे बढ़ते हैं और नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के बारे में बात करते हैं। ये जो नीति है, ये मुख्य तौर पर भारत में नॉन पर्सनल डेटा यानी गैर व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने की कोशिश करती है
और इस पूरी नीति के माध्यम से इस पूरी नीति को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य इस पूरी नीति से भारत में डेटा के साझाकरण को नियंत्रित करना है। इस पूरी नीति का उद्देश्य यही है क्योंकि भारत में जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो ग्राहकों का डेटा एकत्र करती हैं। इसमें बहुत तरह का डेटा होता है, इसमें व्यक्तिगत डेटा भी होता है और इसमें नॉन पर्सनल यानी गैर व्यक्तिगत डेटा भी होता है। तो ऐसे में इस नीति का उद्देश्य ये है कि ये जो नॉन पर्सनल डेटा है, इस नॉन पर्सनल डेटा को अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाए, रिसर्च के लिए उपयोग किया जाए। अब इस नीति के तहत होगा क्या? इस नीति के माध्यम से भारत में डेटा संग्रहण को और ज़्यादा मॉडर्नाइज बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा एआई के ज़रिए डेटा प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाएगा और साथ ही डेटा आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा इस पूरी नीति के ज़रिए। इसके अलावा इस नीति में प्रावधान ये भी है कि भारत में डेटा प्रबंधन कार्यालय यानी डेटा मैनेजमेंट ऑफिस का भी गठन किया जाएगा। इस डेटा मैनेजमेंट कार्यालय में मुख्य तौर पर हम एक नए पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल का नाम होगा इंडिया डेटा सेट। ये पूरा आयोग इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करेगा और इसका मैनेजमेंट करेगा, इसको मैनेज करेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भारत में नॉन पर्सनल डेटा के साझाकरण पर जोर दिया जाएगा। यानी जो निजी कंपनियां हैं वो जो डेटा एकत्र करती हैं, उस डेटा को इस प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा और प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेकर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है और उस डेटा पर रिसर्च कर सकता है। तो जाहिर तौर पर इससे हमें बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय को डेटा साझाकरण संबंधी नियम बनाने, इसके अलावा मानक निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले विषय पर बात करते हैं। हमारा जो अगला विषय है वो विषय मुख्य तौर पर राज्यसभा सांसद की चयन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, उसकी चुनाव से जुड़ा हुआ है। खबर चर्चा में इसलिए आई क्योंकि जून 2022 के महीने में कई राज्यों में राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। तो जाहिर तौर पर हमारे लिए इसको समझना भी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा क्या होता है? तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। जैसे लोकसभा है उसी तरह से राज्यसभा भी है, लेकिन लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता, बल्कि राज्यसभा स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन होने का मतलब ये है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती। और क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, वो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। अब इस पूरे मेथड का मतलब ये होगा, इसका परिणाम ये होगा कि राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन सांसदों का जो कार्यकाल है वो 6 सालों का होता है, 6 वर्षों का होता है। तो ये तो राज्यसभा की बात हुई। इसके अलावा वर्तमान समय में राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 245 है। हालांकि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 के आसपास है, लेकिन वर्तमान समय में 245 सीटें भरी हुई हैं, जिसमें से 233 सीटों पर चुनाव होते हैं और 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। और ये जो नॉमिनेशन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत किया जाता है। इस पूरे अनुच्छेद में, इस पूरे आर्टिकल में ये तय किया गया है कि राष्ट्रपति 12 लोगों का नॉमिनेशन कर सकता है। ये लोग जो है मुख्य तौर पर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इस तरह के तमाम क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, ताकि राज्यसभा में हम डाइवर्सिटी ला सकें, दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो राज्यसभा की बात हुई। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों की चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो चयन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें तो इस पूरे प्रोसेस में केवल चयनित विधायक ही मतदान करते हैं, केवल इलेक्टेड जो एमएलएज हुए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो ही मतदान करते हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुख्य तौर पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो इस पर हमने पहले भी बात की थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे चुनाव के दौरान हर राज्य का एक निर्धारित कोटा तय होता है। तो उसी कोटे के आधार पर, वो जो कोटा है वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वोट होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के आधार पर होता है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो प्रत्येक एमएलए है, जो हर एक एमएलए है जो मतदान करने वाला है, वो एमएलए अपनी वरीयता के आधार पर जो सदस्य हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को रैंक करता है और रैंक में जो भी व्यक्ति
न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है उस व्यक्ति को जीत प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ हद तक राष्ट्रपति के चुनाव से भी मिलता-जुलता है। तो ये तो राज्यसभा सांसद के चुनाव की प्रक्रिया हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो इंटरनेट शटडाउन से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर ये रही कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बीते दिनों अपने तमाम सदस्यों को इंटरनेट शटडाउन को लेकर कुछ निर्देश दिए गए। इसके प्रभावों पर बात की गई और सुझाव ये दिया गया कि सदस्यों को इंटरनेट शटडाउन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में शटडाउन के प्रभावों पर बात की। संयुक्त राष्ट्र का कहना था कि इंटरनेट शटडाउन के बहुत सारे आर्थिक प्रभाव होते हैं, जैसे कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस रुक जाती हैं। इसके अलावा हमारे कॉमर्स पर प्रभाव पड़ता है, हमारी इंडस्ट्रीज पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन की वजह से बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ता है और समग्र तौर पर इस परिस्थिति की वजह से हमारे समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न होती है। तो इन्हीं तमाम प्रभावों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य राष्ट्रों, इसके अलावा कुछ तमाम अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस पूरे विषय को लेकर कुछ सुझाव दिए थे। सबसे पहला जो सुझाव था वो राज्य को लेकर था, यानी सदस्य देश को लेकर था। सुझाव ये था कि कंप्लीट शटडाउन से बचना चाहिए, यानी कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन से हमें बचाव करना चाहिए। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, कुछ विशेष जो सिचुएशंस हैं, उन्हीं सिचुएशंस में इंटरनेट शटडाउन का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव ये भी था कि अगर हमारे पास उस स्थिति को काबू करने के लिए दूसरे उपकरण मौजूद हैं, तो उन दूसरे उपकरणों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। और यदि हमें इंटरनेट शटडाउन लागू भी करना पड़ता है, तो इंटरनेट शटडाउन भी केवल कानून के आधार पर ही लागू होना चाहिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने विकास संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए भी कुछ निर्देश जारी किए थे। जैसे निर्देश ये था कि यदि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉलिसी डिज़ाइन करती हैं, कुछ नीति बनाती हैं, तो इस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हमें मुख्य तौर पर इंटरनेट शटडाउन के बिंदु को भी ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन, इस पॉलिसी को डिज़ाइन करते हुए इंटरनेट शटडाउन पर भी बात करनी चाहिए, उस पर भी विचार करना चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव हमें नागरिक समाज को लेकर भी देखने को मिला था। संयुक्त राष्ट्र ने इस नागरिक समाज को ये सुझाव दिया था, सिविल सोसाइटी को ये सुझाव दिया था कि सिविल सोसाइटी को इस पूरे विषय को लेकर एक दबाव समूह के तौर पर काम करना चाहिए, ताकि सरकार पर ये दबाव बनाया जा सके कि सरकार इंटरनेट शटडाउन को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर उपयोग न करे। अब आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट शटडाउन से जुड़े प्रावधानों को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है सीआरपीसी की धारा 144 का। ये जो सीआरपीसी की धारा 144 है, ये जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी हिंसा या उपद्रव की स्थिति को रोकने के लिए तमाम शक्तियां प्रदान करती है। इसमें इससे जुड़े तमाम प्रावधान करती है और इसी प्रावधान की व्याख्या के आधार पर, इसी सेक्शन, इसी एक्ट की व्याख्या के आधार पर हम भारत में इंटरनेट शटडाउन भी लागू करते हैं। और भारत में जो तमाम इंटरनेट शटडाउन लागू किए जाते हैं, उनमें से अधिकांश शटडाउन सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ही लागू होते हैं। इसके अलावा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) भी संबंध में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धारा की व्याख्या के आधार पर भी भारत में इंटरनेट शटडाउन लागू किया जाता है। इसके अलावा साल 2017 में भारत सरकार द्वारा दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 जारी किए गए थे और इन नियमों के माध्यम से भी भारत में इंटरनेट शटडाउन लागू किया जाता है, क्योंकि ये जो नियम है, ये नियम भारत सरकार को कुछ निश्चित समय के लिए दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। तो ये तो हमारी इस खबर की बात हुई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो वन क्षेत्रों में माइनिंग से जुड़ी हुई है, खनन से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर ये रही कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन क्षेत्र में लापरवाही को देखते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट को फटकार लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट को ये निर्देश भी दिया था कि उड़ीसा हाई कोर्ट खनन संबंधी मामलों को अगले 6 महीनों में निपटाने की कोशिश करे। ये पूरा मामला क्या था, पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले के तहत उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा जो उड़ीसा की माइनिंग कंपनियां थी, उन कंपनियों को अपने पुराने अप्रूवल के स्टेटस क्यू को बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी। स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति को बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी और इसी अनुमति के आधार पर उन कंपनियों द्वारा
राज्य में खनन किया जा रहा था, राज्य में माइनिंग की जा रही थी, जो कि भारी मात्रा में किया जा रहा था, बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी माइनिंग को लेकर अपनी आपत्ति जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इन कंपनियों ने केंद्र सरकार से, पर्यावरण मंत्रालय से फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लिया, जबकि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में इन कंपनियों द्वारा बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के ये जो माइनिंग की जा रही है, ये माइनिंग पूरी तरह से इल्लीगल है, पूरी तरह से अवैध है। अब आगे बढ़ते हैं और भारत में खनन से जुड़े जो नियम हैं, उन नियमों को समझ लेते हैं। तो भारत में खनन क्षेत्र के विकास एवं विनियमन का जो ज़िम्मा है, इसको नियंत्रित करने का जो ज़िम्मा है, वो मुख्य तौर पर राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन यहाँ विशेष बात ये है कि खनन क्षेत्र से जुड़े कानून बनाने का जो प्रावधान है, कानून बनाने की जो ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है। और इसी ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 1957 में खनन और खान विकास एवं विनियमन कानून को लागू किया था। और इसी कानून के माध्यम से भारत में राज्यों में खनन को नियंत्रित किया जाता है। ये कानून ये तय करता है कि यदि कोई व्यक्ति खनन करना चाहता है, कोई कंपनी खनन करना चाहती है, माइनिंग करना चाहती है, तो उस कंपनी को सबसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को, उस कंपनी को पर्यावरण मंत्रालय से फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लेना होगा। और फॉरेस्ट क्लियरेंस देते समय पर्यावरण मंत्रालय उस क्षेत्र में जहां पर खनन किया जा रहा है, उस पूरे क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन करेगा, यानी माइनिंग का वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका आकलन किया जाएगा और इसी आकलन के बाद उस कंपनी को अप्रूवल जारी किया जाएगा। तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि उड़ीसा की कंपनियों ने ये अप्रूवल नहीं लिया था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे स्टेटस क्वो पर रोक लगा दी है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर इको सेंसिटिव जोन को लेकर है और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसकी वजह से ये पूरा विषय चर्चा में आ गया था। और इन गाइडलाइंस में सबसे बड़ी गाइडलाइन, सबसे बड़ा निर्देश यही था कि भारत में जो भी तमाम संरक्षित वन क्षेत्र हैं, जो भी तमाम राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभ्यारण्य है, उन तमाम संरक्षित क्षेत्रों के आसपास अनिवार्य रूप से 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा ये तो बड़ा डिसीजन था, और क्या-क्या निर्देश थे? उन निर्देशों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि किसी क्षेत्र में पहले से ही 1 किलोमीटर का बफर जोन मौजूद है, इको सेंसिटिव जोन मौजूद है, तो वहाँ पर उस पूरी स्थिति को ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में ज़ोन बनाने में कोई कानूनी अड़चन आ रही है, कोई कानूनी बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उस बाधा को रिज़ॉल्व करने से पहले अनिवार्य तौर पर उस क्षेत्र में अंतिम निर्णय आने तक 1 किलोमीटर का ज़ोन बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भारत में संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इन क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो बफर ज़ोन है, उस बफर ज़ोन में स्थायी निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा कि जो किसी राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं और वहाँ के जो गृह सचिव हैं, ये दोनों लोग इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों से 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा था। तो ये तो गाइडलाइंस की बात हुई, इको सेंसिटिव जोन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस जोन से जुड़े कुछ प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो भारत में इको सेंसिटिव जोन निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर पर्यावरण मंत्रालय को दी गई है और पर्यावरण मंत्रालय भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण करता है। प्रावधानों की बात करें तो भारत में सामान्यतः जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उन एरियाज के आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है। इसके अलावा प्रावधान ये भी है कि यदि कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत वल्नरेबल है या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस क्षेत्र में 10 किलोमीटर से ज़्यादा दायरे में इको सेंसिटिव जोन बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रावधान ये भी है कि इको सेंसिटिव जोन के आसपास के जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है ताकि इको सेंसिटिव जोन के इकोसिस्टम को, वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके। तो ये तो इको सेंसिटिव जोन से जुड़े प्रावधानों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन से जुड़ी हुई है। इन संशोधनों को मुख्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और अब हाल ही में इन्हें नोटिफाइड भी कर दिया गया है।
इन पूरे संशोधनों में ये प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया यूजर्स की तमाम शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ये सवाल था कि भारत में पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी मध्यमवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 लागू हैं और इन नियमों के तहत मुख्य तौर पर सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आखिर एक शिकायत अधिकारी के होने के बावजूद भी हमें इन समितियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो समितियों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि ये जो शिकायत अधिकारी थे, ये शिकायत अधिकारी सोशल मीडिया यूज़र्स की शिकायतों का संतोषजनक और निष्पक्ष तरीके से समाधान करने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसे में हमें एक उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए एक फोरम की ज़रूरत महसूस हुई और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों में मुख्य तौर पर एक अध्यक्ष मौजूद होगा और कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद होंगे, जिनकी नियुक्ति समग्र तौर पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अब ये समिति काम क्या करेगी? इसके काम को समझने की बात करें तो ये समिति मुख्य तौर पर सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन की समीक्षा करेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों के जो शिकायत अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के निर्णय की समीक्षा भी इस कंपनी द्वारा की जाएगी और साथ ही इस कंपनियों को उन अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने की शक्ति भी प्राप्त होगी। इसके अलावा इस पूरे संशोधन के जरिए मुख्य तौर पर शिकायत अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की बात की गई है। अतिरिक्त जिम्मेदारी ये है कि यदि इन शिकायत अधिकारियों के पास भ्रामक पोस्ट से जुड़ी कोई शिकायत आती है, कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला आता है या फिर अखंडता पर खतरे, भारत की इंटीग्रिटी पर खतरे से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तो इन अधिकारियों के लिए 72 घंटे में उस मामले पर संज्ञान लेना अनिवार्य हो गया है। जबकि पहले जो ये अवधि थी वो 15 दिनों की थी। पहले 15 दिनों में संज्ञान लेना अनिवार्य था, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 72 घंटे कर दिया गया है ताकि इस पूरी स्थिति से निपटने में और ज़्यादा सहायता मिल सके, भ्रामक पोस्ट को और ज़्यादा कम किया जा सके, कॉपीराइट उल्लंघन से निपटा जा सके और भारत की अखंडता से जुड़ी जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, उन खबरों को रोका जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली सवाल पर बात करते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार के दिशा निर्देशों से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने हाल ही में भारत में सैरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन और छूट एवं मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाना है। इन प्रावधानों की बात करें, दिशा निर्देशों की बात करें, तो इन दिशा निर्देशों में, इन गाइडलाइंस में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत में ऐसे उत्पादकों के विज्ञापन पर, ऐसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास कोई एक वैज्ञानिक सर्टिफिकेट मौजूद है, जबकि उनके पास असल में इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा इस पूरे दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि भारत में जो एडवर्टीजमेंट में डिस्क्लेमर्स आते हैं, उन डिस्क्लेमर्स में प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं जा सकता। इसके अलावा विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं। तो ये तो विज्ञापन की बात हुई। इसके अलावा ये जो दिशा निर्देश हैं, ये दिशा निर्देश मुख्य तौर पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं और ये दिशा निर्देश भारत में प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे। इसके अलावा सबसे विशेष बात ये रही कि ये जो सारे प्रावधान हैं, ये सारे प्रावधान सरकारी विज्ञापनों पर भी लागू होंगे। तो ये तो इन गाइडलाइंस की बात हुई। इसके अलावा जब हमने खबर की शुरुआत की थी तो हमने सैरोगेट विज्ञापनों पर भी बात की थी। सैरोगेट विज्ञापनों पर भी बात कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि किसी एक उत्पाद के विज्ञापन के लिए जब किसी दूसरे उत्पाद का सहारा लिया जाता है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को हम सैरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। यानी कि ऐसे उत्पादकों के लिए जिन्हें सीधे नहीं बेचा जा सकता। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर शराब को बेचने के लिए सोडा वाटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तंबाकू को बेचने के लिए अक्सर इलायची का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं, उन विज्ञापनों को सैरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो ये तो इस विषय की बात हुई। आगे बढ़ते हैं और अपने अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो मुख्य तौर पर जिला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से जुड़ी हुई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2018-19 और 2019-20 के लिए
पहला जिला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स की बात करें, पीजीआईडी की बात करें, तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स तमाम फैक्टर्स के आधार पर भारत में जिला स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था का मूल्यांकन करने की कोशिश करती है। तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पूरे इंडेक्स के तहत मुख्य तौर पर 83 संकेतकों का उपयोग किया जाता है और आगे चलकर इन संकेतकों को मुख्य तौर पर 6 कैटेगरीज में आगे चलकर बांटा जाता है। कौन-कौन सी हैं 6 कैटेगरीज? तो इसमें सबसे पहली है लर्निंग आउटकम, प्रभावी कक्षा, बुनियादी ढांचा और छात्रों की सुविधा। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा एवं बाल संरक्षण, डिजिटल शिक्षण और शासन प्रणाली। तो इन तमाम कैटेगरीज के आधार पर, इन तमाम श्रेणीज के आधार पर भारत में जिला स्तर पर जो स्कूल मौजूद हैं, उन स्कूलों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी वर्किंग प्रणाली क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसकी बात करें तो इसका वर्किंग प्रोसेस ये है कि इस पूरे इंडेक्स के तहत मुख्य तौर पर जो तमाम ज़िले हैं, उन ज़िलों को 10 ग्रेड्स में विभाजित किया गया है। इसका जो सबसे उच्चतम ग्रेड है वो है दक्ष, जिसमें वो ज़िले आते हैं जो कि 90% अंक प्राप्त करते हैं। और इसका जो सबसे निचला ग्रेड है वो है आकांक्षी 3, जिसमें वो ज़िले आते हैं जो कि मात्र 10% अंक प्राप्त करते हैं। और सबसे विशेष बात ये रही है कि किसी भी ज़िले ने, भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने ये जो दक्ष कैटेगरी है, इसमें स्थान प्राप्त नहीं किया है, यानी कोई भी ज़िला 90% अंक प्राप्त नहीं कर पाया। तो ज़ाहिर तौर पर हमें अपने स्कूलों जो ज़िला स्तर के जो स्कूल हैं, उनमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये तो हुई आज की खबरों की बात। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन खबरों पर बात की गई है, वो आपको समझ में आएँगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इन सवालों से जुड़ा, इन खबरों से जुड़ा कोई सवाल आता है, तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान के कौन सी अनुसूची से जुड़ा हुआ है? तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।